Hello everybody, welcome to our classroom. In this video, we are going to discuss Gujarat Board Class 12th Commerce chapter number 6 that is directing. आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर और लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब द चैनल। आई होप एंड आई अश्योर यू कि आपको इस चैनल से मदद ज़रूर मिलेगी। मूविंग ऑन, ये पार्ट नंबर 2 है इस पर्टिकुलर चैप्टर का। पहले हमने इस चैप्टर के कुछ पेजेस डिस्कस कर लिए थे। इस वीडियो में हम लोग बाकी के रिमेनिंग पेजेस को डिस्कस करेंगे। धीरे धीरे करके हम लोग सारा कुछ देखते हुए चले जाएंगे। सबसे पहले हमने कल जहाँ रोका था वो था फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स का मतलब क्या है? किसी को इंस्पायर करने के लिए, उनके काम को ऐसे ही चलते रहने के लिए या उनके एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए जो इंस्पिरेशन दी जाती है उसको बोलते हैं इंसेंटिव्स। यानी किसी को उत्साहने के लिए कि भाई आप ये काम करिए तो बदले में ये मिलेगा, उस चीज को बोलते हैं इंसेंटिव। इंसेंटिव मतलब विच इंसाइट्स और हैज अ टेंडेंसी टू इंसाइट एक्शन। उस चीज को देख करके हम वो काम करेंगे, हमें एक एक्साइटमेंट आएगा कि हाँ करना है। इंसेंटिव से वर्कर का एंथुजियाज्म बढ़ता है। ऐसे इंसेंटिव्स जो हैं एम्प्लॉयज के लिए हेल्पफुल होते हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने के लिए। और इंसेंटिव्स दो टाइप के होते हैं, पहला होता है फाइनेंशियल और दूसरा होता है नॉन फाइनेंशियल। अच्छा, फाइनेंशियल वाले में पैसों के इंसेंटिव्स होंगे और नॉन फाइनेंशियल में फायदे होंगे लेकिन उसमें पैसे नहीं होंगे। तो फाइनेंशियल में आते हैं आपके कुछ शेयर इन प्रॉफिट, को पार्टनरशिप, एक एक करके इनका मीनिंग हम धीरे धीरे समझते जाएंगे। और नॉन फाइनेंशियल में आते हैं, एग्जांपल है सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वर्क और रिवॉर्ड देना यानी आपके काम की सराहना हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा मिले, एडवाइसर बने आप, ये सारे आपके नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हैं। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखें फाइनेंशियल इंसेंटिव्स का मीनिंग क्या होता है, ये एक बून की तरह है। बून का मतलब है एक वरदान की तरह है उन लोगों के लिए जो स्किल्ड और प्रोफिशिएंट एम्प्लॉयज या वर्कर्स होते हैं। उनके लिए बड़े अच्छी बात है, इससे उनके एंथुजियाज्म, करेज, सेल्फ कॉन्फिडेंस और एफिशिएंसी बढ़ती है। वो उनको इससे उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है और इससे उनका सोशल स्टेटस भी अच्छा हो जाता है। यानी अगर मुझे ऐसे इंसेंटिव्स मिलेंगे तो मुझे खुशी मिलेगी, मेरा जज़्बा बढ़ेगा, प्लस मेरा काम करने का तरीका अच्छा होगा, मैं ज़्यादा काम करूँगी। जिन ओनर्स के पास प्रोग्रेसिव और प्रोफेशनल एटीट्यूड होता है यूनिट का, वो इन सारे चीज़ों को देते हैं। मतलब अगर मान लो मैं ओनर हूँ, तो मैं अपने वर्कर्स को प्रोवाइड करूँगी तब कहीं जाकर के मेरा यूनिट बढ़ेगा, प्रोग्रेस करेगा। सबसे पहला है आपका प्रॉफिट शेयरिंग। जो आपका सरप्लस प्रॉफिट है बिज़नेस का, वो किसके कारण हो रहा है? बिज़नेस अगर ज़्यादा प्रॉफिट कर रहा है तो किसके कारण हो रहा है? वर्कर और ओनर के वजह से हो रहा है, उनके जॉइंट एफर्ट्स के कारण हो रहा है। तो वर्कर्स को उसमें उस प्रॉफिट में से एक प्रॉपर हिस्सा दिया जाता है, पैसों के ही ज़रिए सैलरी के अलावा। इसको बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग। ये 1 मार्कर में बड़ा पूछा जाता है। सेकंड है को पार्टनरशिप। आप उस वर्कर को अपना ओनर पार्टनर बना लीजिए, यानी उसको आप ओनरशिप में हिस्सा दे दीजिए, उसको आप मैनेजमेंट में हिस्सा दीजिए, उसको आप प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन में हिस्सा दीजिए। इसको अपने बोल देंगे को पार्टनरशिप। एम्प्लॉयज जो है या वर्कर्स जो है, जैसे ये को पार्टनर हो जाते हैं तो इनका प्रोडक्शन बढ़ते जाता है और इंडस्ट्रियल पीस भी बढ़ जाता है। थर्ड पॉइंट आती है वो है उनका प्रमोशन। यानी जो भी आपका स्टाफ है जो अच्छा काम करता है, जिसमें अच्छा काम करने की काबिलियत है और वो कर भी रहा है, आपके लिए ज़्यादा मेहनत कर रहा है, उसको आप हायर और अच्छी पोजीशन पे डाल दीजिए, उसको बोलते हैं प्रमोशन। इसमें उनका अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी और सैलरी सब इंक्रीज हो रहा होता है। यानी कि मेरी जिम्मेदारी बढ़ेगी, मेरा काम बढ़ेगा, मेरी ड्यूटी बढ़ेगी और सैलरी भी बढ़ जाएगी। मोरल हमारा अगेन इससे बूस्ट होगा, मोरल सबसे बूस्ट होगा। तो कोई भी क्वेश्चन आए सब में आप ये चीज लिख सकते हैं। फोर्थ पॉइंट आती है वो आपका बोनस। प्रॉफिट जो है इसीलिए आता है क्योंकि आपके वर्कर्स भी है उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, यानी काम कर रहे हैं, और इसीलिए लॉ के हिसाब से प्रॉफिट का एक परसेंटेज उनको बोनस के जरिए दिया जाता है एट द एंड ऑफ ईयर, यानी साल खत्म होने पे प्रॉफिट का एक परसेंटेज एम्प्लॉयज को बोनस के जरिए दिया जाता है। फिफ्थ पॉइंट आती है वो आपकी कमीशन। अगर मान लो आपको सेल्स बढ़ानी है और कोई आपका एम्प्लॉय है जो सेल्स को लेकर के आपकी हेल्प कर रहा है, ज़्यादा सेल्स करवा रहा है, तो उसमें कमीशन रेट्स पहले ही डिसाइडेड होते हैं। एम्प्लॉयज़ को जो भी सेल्स से रिलेटेड होते हैं उनको ये कमीशन मिलती है क्योंकि उन्होंने सेल्स ज़्यादा करवाई है, और इससे वो भी और एनकरेजमेंट उनको मिलता है कि हम और करवाएं तो हमको और कमीशन मिलेगी। सिक्स पॉइंट आता है वो है आपके प्राइजेस। प्राइजेस का मतलब क्या? कि जैसे उनका काम करने का अलग तरीका है या
उनको ऐसे-ऐसे कैश प्राइज़ेस मिलते हैं, सर्टिफ़िकेट्स मिलते हैं, मेडल्स मिलते हैं सबके सामने ताकि उनको अच्छा लगे, ठीक है? ऐसे प्राइज़ेस जो हैं नॉर्मली एनुअल मीटिंग में सवाल पूछा जाता है, 1 मार्कर में क्वेश्चन है कि प्राइज़ेस कहाँ मिलते हैं? तो नॉर्मली एनुअल मीटिंग में या किसी गेट टुगेदर में या अलग से उनके लिए प्रोग्राम अरेंज किया जाता है बिजनेस यूनिट के द्वारा। ऐसे रिकॉग्निशन से यानी जब ऐसे उनको मेडल्स या ये सब मिलता है तो उनका अगेन एनकरेजमेंट बढ़ेगा और ज़ील और एफिशिएंसी बढ़ेगी। ज़ील का मतलब है काम करने की इच्छा और बढ़ती जाएगी। लास्ट पॉइंट है इसका वो है सजेशंस एंड एडवाइसेस, यानी वर्कर्स जो है पूरे टाइम वो प्रोडक्शन में होते ही हैं। तो किसी अगर आप कोई प्लान बनाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं ये पूरा का पूरा प्लान इससे डिस्कस करके बनाऊँ, तो एम्प्लॉइज़ को वो इन्वॉल्व करते हैं कि आप भी हमें एडवाइस दीजिए, हमको सजेशन दीजिए, ताकि हम प्रोडक्शन प्रोसेस को और बढ़ा सकें, अच्छा इम्प्रूव कर सकें। देखो प्लान हम कोई भी बना रहे हैं, लेकिन उस प्लान को इम्प्लीमेंट करना किसको है? वर्कर्स को करना है। तो वर्कर्स को ज़्यादा पता होता है कि यहाँ ये मिस्टेक है, इसको ये सुधारा जा सकता है और इससे आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा अगर आप वर्कर्स की बात मानेंगे तो। सेकंड पॉइंट जो इसकी आती है वो है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, यानी जो जिसमें मनी नहीं है, नॉट बेस्ड ऑन मनी, है ना? उनको हम बोलते हैं नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स। नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव से भी उनका मोरल बूस्ट होता है। देखिए चलो कैसे, सबसे पहला है सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। किसी एम्प्लॉय के लिए सिर्फ सैलरी जरूरी नहीं है, उसके लिए ये भी जरूरी है कि उसको अच्छा माहौल मिलेगा, उसको कोई वहां से निकालेगा नहीं और वो खुशी खुशी वहां काम करे। तो ऐसे में सॉरी, आपका जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा अगर आपका एम्प्लॉय खुश है तो। कई जगह पे 3-3 साल का बॉन्ड साइन करवाते हैं। सेकंड पॉइंट आता है एप्रिसिएशन ऑफ वर्क एंड रिवॉर्ड, यानी जो भी आपका एम्प्लॉय काम कर रहा है, वो ज़्यादा काम कर रहा है, टारगेट्स पूरे अचीव कर रहा है, टारगेट से ज़्यादा काम कर रहा है, टाइम के अंदर काम कर रहा है, बड़े अच्छे से आपके लिए काम कर रहा है, तो उनको पब्लिक के सामने आप रिवॉर्ड दीजिए, उनको आप उनके काम की सराहना कीजिए, तारीफ कीजिए और इससे क्या होगा कि वो और काम करना उनकी इच्छा होगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी बढ़ाइए, उनको कोई स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए कि आप दूसरों के अभी आप हेड हैं, तो उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा और वो और भी काम करने के योग्य हो जाएंगे। फोर्थ पॉइंट आती है वो है आपका एडवाइसर, यानी वर्कर मान लो बहुत लंबे समय के लिए आपके यहाँ काम कर रहे हैं, तो उसको पता होता है कि उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से उसको पता होता है कि यहाँ ये होना चाहिए। तो वर्कर जो है जब आप उसको पूछते हैं कि ये एडवाइस दीजिए या इसमें आप हमें बताइए कि कैसे हम क्या कर सकते हैं, तो जब वो एडवाइस देता है तो उसको लगता है कि मैं भी कंपनी का पार्ट हूँ और उसको और एनकरेजमेंट मिलता है। ठीक है, मूविंग ऑन। फिफ्थ नंबर आता है वेलफेयर एक्टिविटीज एंड अमेनिटीज, यानी जो भी ऐसी एक्टिविटीज आप कर रहे हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज करिए या उनको कुछ ऐसी चीजें दीजिए जिनसे उनका फायदा हो। एग्जाम्पल है मेडिकल सर्विसेज देना, कैंटीन फैसिलिटी यानी खाने पीने की सेवाएं फ्री देना, लाइब्रेरी फ्री देना, लीव विथ पे। एक पता है महीने में 1 या 2 लीव्स वहां पर मिलती है, आप छुट्टी करेंगे तो भी पैसे नहीं कटेंगे, उसको बोलते हैं लीव विथ पे। फिर स्पोर्ट्स या एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज उनको दिखाइए, यानी मूवीज पे ले जाइए, खिलाइए कूदाइए, सब जरूरी है लाइफ के लिए। ट्रेनिंग फैसिलिटी उनको दीजिए और बहुत सी ऐसी वेलफेयर एक्टिविटीज हैं जो आपके एम्प्लॉयज को थोड़ी देर के लिए सही काम से थोड़ा सा भटकाइए, ताकि जब वो दोबारा काम पे जाएंगे तो वो बहुत अच्छे से काम करेंगे, उनके अंदर परसेवरेंस आएगा, एंथुसियाज्म आएगा और एफिशिएंसी बढ़ेगी। परसेवरेंस का मतलब यहाँ पर क्या है कि वो और मन लगा लगा के काम करेंगे। लास्ट पॉइंट आती है वो आपके अदर इंसेंटिव्स, यानी बहुत से ऐसे अलग इंसेंटिव्स हो सकते हैं। एग्जांपल है हाउसिंग फैसिलिटीज। इंडियन रेलवे में जितने लोग काम करते हैं सबको हाउस दिया जाता है रेलवेज के द्वारा। लाइफ इंश्योरेंस देना, ये भी आजकल प्राइवेट कंपनीज में भी मिलते हैं, घर भी मिलते हैं, लाइफ इंश्योरेंस भी मिलता है। बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन देना, किताबें देना, ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी यानी पिकअप और ड्रॉप की फैसिलिटी। आपको अपना व्हीकल लेके आने की जरूरत नहीं है, टेंशन करने की जरूरत नहीं है। ये सारे इंसेंटिव्स उनके लिए बड़े मोटिवेशन का काम करते हैं। नेक्स्ट आता है वो है आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है लीडरशिप। अपन ने 2 पूरे डिस्कस कर लिए, मोटिवेशन कर लिया, 4 एलिमेंट्स थे डायरेक्शन के। उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब क्या है? किसी को एनकरेज करना, किसी को बोलना कि हाँ आप ये कर सकते हो। लीडर जो होता है वो अपने एटीट्यूड और बिहेवियर से जो उनके ग्रुप के मेंबर्स के काम है उनको प्रॉपर डायरेक्शन में लेकर के जाता है।
वो सबको गाइडेंस प्रोवाइड करता है, टारगेट्स को अचीव करने में मदद करता है, उनको ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए मोटिवेट करता है और इंस्पायर करता है, फेथ उनके अंदर विश्वास जगाता है। और इसीलिए लीडरशिप जो है एक सोर्स है मोटिवेशन का दूसरों के लिए। चलो इसका मीनिंग देखें तो लीडरशिप एक ऐसी क्वालिटी है जो इन्फ्लुएंस करती है लोगों को कि वो काम जो है बड़े अच्छे से करे ताकि गोल्स अचीव हो। दूसरा, लीडरशिप एक आर्ट और एक स्किल है ऑफ क्रिएटिंग द डिजायर इन अदर्स फॉर अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। आप खुद ही सोचो, आपके सामने एक इंसान है जो बहुत अच्छे से काम कर रहा है, तो उसके पीछे पीछे आप भी करते चले जाओगे। यही क्वालिटी होती है लीडर की। यहाँ पर वही है, वो लीडर जो है दूसरों में इच्छा जगाएगा कि आप भी ऑब्जेक्टिव्स हासिल करिए, मैंने किए तो आप भी कर सकते हो। जॉर्ज टेरी के हिसाब से लीडरशिप एक क्वालिटी है ऑफ इन्फ्लुएंसिंग अदर्स टू वर्क विलिंगली फॉर द रियलाइजेशन ऑफ स्पेसिफाइड गोल्स। यानी आपको अगर अपने गोल्स को अचीव करना है तो दूसरों से काम निकलवाना पड़ेगा, और इसी काम को निकलवाने को अपने बोल देंगे लीडरशिप। इन सबसे एक बात क्लियर हो जाती है, वो ये कि लीडर जो है एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन होता है, यानी उसका प्रभाव बहुत से लोगों पे पड़ता है जिसके बिना गाइडेंस या इंस्पिरेशन मिलना बड़ा मुश्किल है। और अगर वो हो तो एक्सपेक्टेड वर्क जो है वो बड़े अच्छे से हो सकता है, और इस स्किल को अपने बोलते हैं लीडरशिप। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, सबसे पहला है कि लीडर तभी बन सकता है जब उसके फॉलोअर्स हो। मुझे फॉलो करने वाले अगर कोई लोग होंगे तो मैं उनकी लीडर कहलाऊंगी, अगर वो लोग ही नहीं होंगे तो मैं किस काम की लीडर। दूसरा, वो है कि कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जब तक आपका बिजनेस यूनिट चलेगा तब तक लीडर को लीडरशिप देनी पड़ेगी अपने सबॉर्डिनेट्स को। तीसरा है एक्सेप्टेंस ऑफ लीडरशिप, यानी जो वो कह रहा है वो बात दूसरों का मानना भी जरूरी है। अब कोई टीचर है, मान लो क्लास में वो बोल रहा है बार बार चिल्ला चिल्ला के नोटबुक कंप्लीट करके लाओ, कोई उसकी बात सुन नहीं रहा है ना, तो ऐसे में उस लीडर को किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, उस टीचर को किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, उसकी बात किसी ने सुनी नहीं। तो लीडर भी जो है वो सबॉर्डिनेट्स के द्वारा एक्सेप्ट किया हुआ होना चाहिए, यानी जो वो बोल रहा है वो दूसरे लोग माने। क्रिएट्स इनफॉर्मल एंड इफेक्टिव रिलेशनशिप, लीडर का दूसरों के साथ एक इनफॉर्मल रिलेशन होता है, यानी वो कई बार उनके साथ फॉर्मल बेस पे, यानी सिर्फ काम की बात नहीं करता, उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स को भी सुनेगा, उनके साथ एक अच्छा रिलेशन बनाएगा, तब जाके लोग उसकी बातों को सुनेंगे। फिफ्थ पॉइंट आती है आइडियल पर्सनालिटी। लीडर की जो पर्सनालिटी होती है, यानी उसका देखने का, यानी वो कैसा दिखता है, उसके पर्सन फिजिकल क्वालिटीज, ये सब भी हम अभी पढ़ेंगे। ये रही यहाँ पर दी है क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर। तो ये जो क्वालिटीज हैं ये पहले से ही उसमें होनी चाहिए, ऐसा ही इंसान लीडर बन सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आती है मोटिवेशन। लीडरशिप के अंदर मोटिवेशन आता है और इसीलिए उसको पहले दूसरों को मोटिवेट करना है रिजल्ट हासिल करने के लिए। सेवेंथ पॉइंट आता है हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट, यानी लीडर और सबॉर्डिनेट्स का सबका दिशा एक ही होना चाहिए। ऐसा नहीं लीडर कुछ और सोच रहा है, लोग और कुछ सोच रहे हैं, या ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि लोगों का कुछ और करने का इरादा है, लीडर और कुछ करवा रहा है। तो ये बड़ा यूजलेस हो जाएगा अगर मान लो उनके इंटरेस्ट में अलग अलग है, मतलब वेरिएंस है, यानी डिफरेंस है। ठीक है। फाइनल पॉइंट आती है, वो है आपका इफेक्ट ऑफ सिचुएशन। आपका जो लीडर का सक्सेस है वो कुछ सिचुएशंस पे डिपेंड करती है, बिना उन सिचुएशंस के या चेंज सिचुएशन में चेंज आया तो लीडर को सक्सेस नहीं मिलेगा। अच्छे लीडर की तीन क्वालिटीज होती हैं जो बड़े काम की है, आपको लर्न करना बड़ा अच्छा होगा, आपके लिए फायदेमंद है, बहुत बार पूछा जाता है। पहली क्वालिटी फिजिकल, यानी वो दिखाई कैसा देता है ना, उसका फिजिक अट्रैक्टिव होना चाहिए, चीयरफुल नेचर होना चाहिए, तो उसको देख के लोग खुश हो जा रहे, वाह ये आदमी आया। दूसरा है इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज, अच्छे लीडर को इंटेलिजेंट भी होना बड़ा जरूरी है। डिसीजन मेकिंग पावर उसमें बड़ा अच्छा होना चाहिए, तेजी से डिसीजन ले सके। उसका ग्रास्पिंग पावर अच्छा होना चाहिए कि भाई जो भी उसको कोई कुछ सिखा रहा है तो वो फटाफट सीख जाए। बहुत सी चीजें हैं जो उसमें होनी चाहिए। एलोक्यूशन हो गया, कैलकुलेटिव स्किल्स स्किल्स हो गई, या नॉलेज ऑफ इंटर रिलेशन हो गया, ह्यूमन स्किल्स हो गई, यानी कि किस चीज को कैसे आप देखते हैं, क्या आपका नजरिया है, कितना तेजी से आपका माइंड वर्क कर रहा है, ये सब इसमें आ जाता है। लास्ट है आपका साइकोलॉजिकल स्किल्स क्वालिटीज, यानी कि आपका पर्सनालिटी एकदम काम क्वाइट प्लेजेंट होना चाहिए, आपसे मिलके लोग खुश हो जाएं। आपके अंदर भी जील या करेज होनी चाहिए, यानी कि अंदर से एक आग होनी चाहिए कि मुझे ये करना है। कॉपरेशन होना चाहिए आपके अंदर, काम करने में इंटरेस्ट होना चाहिए, अफेक्शन होना चाहिए और पेशेंस होना, अफेक्शन मतलब दूसरों के प्रति लगाव होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का आता है वो है कम्युनिकेशन। और अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो 11th कॉमर्स में,
एक चैप्टर आता है एसपीसीसी में, अगर आपने वो एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया हो तो उसमें भी कम्युनिकेशन का पूरा ये चैप्टर है। तो अगर आपने वो पढ़ा है अच्छे से तो इसको दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यहाँ ये रिवीजन टाइप हो जाएगा आपका। अच्छा, अभी जो आपका सॉरी मैनेजमेंट है, उसका एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है वो है आपका कम्युनिकेशन। बिना बात किए कुछ भी नहीं हो सकता है ना। तो कम्युनिकेशन के अंदर आपके अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो हैं एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेट करके ही वो एक दूसरे के साथ चल सकते हैं। इवन जो अलग अलग लेवल्स है मैनेजमेंट का, उसमें भी कम्युनिकेशन बड़ा जरूरी है। इसका मीनिंग अगर हम देखें कम्युनिकेशन का, तो एक इंसान दूसरे इंसान को जो इंफॉर्मेशन पास करता है और दूसरे इंसान ने उसको समझ लिया और उस पे उसने रिएक्शन दे दिया, वो हो गया आपका सक्सेसफुल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम वर्ड्स, लेटर्स, इंस्ट्रक्शंस और ओपिनियंस को एक्सचेंज करते हैं। न्यूमान एंड समर के हिसाब से कम्युनिकेशन एक्सचेंज है फैक्ट, आइडिया, ओपिनियन और इमोशन का बाय टू और मोर पर्सन, दो या दो से ज्यादा लोग जब इन सारी चीजों को एक्सचेंज करते हैं उस चीज को बोलेंगे कम्युनिकेशन। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, सबसे पहले ये अगेन गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है और अपना गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना। और इसीलिए ध्यान देना है कि जो आप बोल रहे हो वो रिसीवर अंडरस्टैंड कर रहा है कि नहीं कर रहा। यानी आपकी कही हुई बात को सिर्फ कह देना इम्पोर्टेंट नहीं है, सामने वाले ने समझा कि नहीं समझा, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। दूसरा आता है क्लियर वर्ड्स एंड लैंग्वेज, यानी आपको जो वर्ड्स यूज करने हैं, जो आपको लैंग्वेज यूज करनी है, वो बड़ा क्लियर होना चाहिए, उसमें डबल मीनिंग नहीं होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है कि ये टू वे प्रोसेस है, यानी मेरा सिर्फ बोल देना इनफ नहीं है, आपका भी उस पर रिएक्शन देना जरूरी है। तभी हम बार बार बोलते हैं ना, कमेंट करो, शेयर करो, तो आप जो ये कर रहे हो ये मेरे बोलने पे आपका रिएक्शन है, ठीक है। ये एक बायलैटरल प्रोसेस है, कहने का मतलब जो टॉप मैनेजर्स ने इंफॉर्मेशन सेंड किया मिडिल या बॉटम लेवल वालों को, बॉटम लेवल ने करके उसका रिपोर्टिंग कर दिया ऊपर, तो रिपोर्ट के फॉर्म में जो उनके उन तक पहुंचा, इसका मतलब अभी कम्युनिकेशन पूरा हो गया। आगे आता है अगेन, ये भी कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जब तक आपका बिजनेस रहेगा तब तक आपका कम्युनिकेशन रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है, इसमें बहुत से इक्विपमेंट्स आ गए हैं, आजकल तो कुछ ज़्यादा ही आ गए हैं। पहले ओरल या रिटर्न मैसेजेस जो हैं वो टेक्स्ट, टेलीफोन, फैक्स, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, एसएमएस, टेलेक्स, इन सब से हो सकते हैं। इसके बहुत से टाइप्स और मेथड्स हैं। फिलहाल तो हमारे पास जो दो टाइप्स हैं वो अभी हम पढ़ेंगे भी, फॉर्मल और इनफॉर्मल। ओरल रिटर्न भी बोल सकते हैं, मेथड्स भी अलग अलग हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर भी दिया है, इंटरनल कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल, रिटर्न, ओरल और साइंस के थ्रू, यानी जो लोग सुन नहीं सकते उनके लिए। मोटिवेटिंग एक्टिविटी कम्युनिकेशन जो है, कम्युनिकेशन से आपके जॉब, आप अपनी जॉब को बड़े आसानी से समझ पाएंगे और इसीलिए आप अपने काम के प्रति मोटिवेटेड रहेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस से भी इसका रिलेशन है, यानी कम्युनिकेशन मेनली आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, सही डिसीजंस लेंगे, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन तभी हो पाएगा ना। प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कैसे कर पाएंगे, जब आप उसके लिए कम्युनिकेट करेंगे, बात करेंगे किसी से। लास्ट बात है ह्यूमन प्रोसेस, कि कम्युनिकेशन एक ह्यूमन बिहेवियरल प्रोसेस है। मशीन्स आपस में बात नहीं कर सकती है ना। ह्यूमन स्किल्स हैं तभी आपकी कम्युनिकेशन हो पाएगी। फियर, फीलिंग्स, हैंगर, ये सब इंसानों में ही होती है ना। डर हो गया, गुस्सा हो गया, फीलिंग्स हो गई, ये सब इंसानों में ही होगी और इन सब से आपकी कम्युनिकेशन इफेक्ट होती है और इसीलिए इसको अपने बोलते हैं कि ये एक ह्यूमन प्रोसेस है। अब बात करें मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन की, तो ओरल है, रिटन है, विजुअल है, ऑडियो विजुअल है और साइलेंस है। कुल मिलाकर के 6 अपने पास मेथड्स है। फिलहाल अपने जो पढ़ेंगे वो है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल का मतलब क्या, जो ऑर्गेनाइजेशन के सॉरी अंदर हो रहा है और ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के हिसाब से हो रहा है। अब इसका एक एग्जांपल दूं तो मेनली हेड जो है अपने नीचे वाले से बात कर रहा है। अब देखो, आपको पता है हमने स्केलर चेन करके कुछ पढ़ा था। स्केलर चेन का मतलब क्या होता है कि आपको एक प्रॉपर ऑर्डर में चलना है। टॉप लेवल वाला पहले मिडिल से बात करेगा, अगर मिडिल से बात करने पे बात नहीं सुलझती तो वो बॉटम वाले से बात करेगा। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से जब आप चलते हैं तो उसको अपने बोलते हैं फॉर्मल। ये नॉर्मली जो है रिटन में होता है, यानी कि राइटिंग में होता है। ये बड़ा क्लियर होता है और समझने में बड़ा इजी होता है और यहाँ पर पहले से ही डिसाइडेड होता है कि कौन किसको क्या इन्फॉर्मेशन भेजेगा, ठीक है। और
एक एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, दो है एक्चुअली, कि नोटिस और मेमो एज अ वार्निंग दिया हुआ है एम्प्लॉयज को जो देर से आते हैं या एब्सेंट रहते हैं बिना परमिशन के, ठीक है। दूसरा है सुपीरियर ने सबॉर्डिनेट को लेटर दिया ट्रांसफर या प्रमोशन का, तो ये नॉर्मली रिटर्न होता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, सुपीरियर और सबॉर्डिनेट्स पहले फॉर्मली रिलेटेड होते हैं, फॉर्मली मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, उसका ऑब्जेक्टिव कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन है, ठीक है। फॉर्मल कम्युनिकेशन रिटर्न फॉर्म में होता है। ये जो है नॉर्मली एज अ पॉलिसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसको एक्सेप्ट किया जाता है। ये जो नोटिस और मेमो की बात हो रही थी, लेटर की बात हो रही थी, ये सब पहले से ही डिसाइडेड है ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी में कि हम किसी को प्रमोट करेंगे तो लेटर देंगे, जो नहीं आएगा या जो लेट आएगा उसको नोटिस देंगे, ये सब पहले से डिसाइडेड है। ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर पे बेस्ड होता है, टॉप लेवल वाला पहले किससे बात करेगा, मिडिल से, मिडिल वाला पहले किससे बात करेगा, बॉटम से। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स के लिए, ऑर्गेनाइजेशन यहाँ गलती से लिखा, कम्युनिकेशन होता है यहाँ पर। फॉर्मल कम्युनिकेशन आपका बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए होता है और ये समझने में बड़ा इजी और क्लियर होता है। इसका ऑपोजिट करें तो वो आता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जो ह्यूमन रिलेशंस और फ्रेंडशिप के ऊपर बेस्ड होता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो सकते हैं वो लोग, ऐसे को अपने बोलेंगे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ऐसा कम्युनिकेशन ज्यादा फ्लेक्सिबल और सिंपल होता है, बहुत सारी इसमें चेंजेस आ सकते हैं, इसमें कंट्रोल और ऑर्डर की कोई जरूरत नहीं है, और ये ओरली भी हो सकता है और सिंबॉलिक लैंग्वेज में इशारों में भी हो सकता है, यानी इशारे नॉर्मली लोग भी आपस में करते हैं और जो लोग डेफ होते हैं उनके लिए भी होते हैं। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन अगेन यहाँ पर वापस गलती से लिखा हुआ है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से कोऑर्डिनेशन और क्रेडिबिलिटी आती है आपके ऑर्गेनाइजेशन में। एग्जांपल है कि इंडस्ट्रियल मैनेजर ने लेबरर्स को काम समझाया, सेल्स मैनेजर ने उसको इंफॉर्मेशन और सजेशन दिए ताकि वो एक इजी मैनर में उसको कर सके, ठीक है। मूविंग ऑन, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखें। ह्यूमन रिलेशंस पे बेस्ड है, कंट्रोल या ऑर्डर इसमें ज़रूरत नहीं है इन दोनों की, हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं ओरली या सिंबॉलिक लैंग्वेज से। ये ह्यूमन या फ्रेंडली रिलेशन पे डिपेंड करता है, हमारा किससे फ्रेंड का रिलेशन है हम उसी से इनफॉर्मली बात करेंगे। बड़ा फ्लेक्सिबल होता है और इजी होता है, ठीक है। प्रोसेस जो है यहाँ पर इम्पोर्टेंट नहीं है, किसी भी तरह से आप बात करो, रिटर्न ओरल किसी भी तरह से। कोऑर्डिनेशन ज्यादा होता है और ऑर्गेनाइजेशन में क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। और फाइनली ये सप्लीमेंट्री नहीं है बट कॉम्प्लीमेंट्री है फॉर्मल का। जैसे अभी अपन ने एक एग्जांपल देखा ना कि इंडस्ट्रियल मैनेजर ने काम समझा दिया, लेकिन सेल्स मैनेजर ने बताया कि कैसे आप उसको करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आपका जो पहले ही फॉर्मल कम्युनिकेशन हुआ हुआ है ना उसको ये और आसान बना देता है, कौन, इनफॉर्मल वाला। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फॉर्मल और इनफॉर्मल के बीच में डिफरेंस। सबसे पहले आता है आपका मीनिंग, तो ये फॉर्मल वाला जो है वो रूल्स रेगुलेशंस पे डिपेंड करता है, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए होता है। दूसरी तरफ ये ह्यूमन रिलेशन पे बेस्ड होता है और फ्रेंडशिप पे बेस्ड होता है, इसका कोई गोल नहीं होता, पर ये फॉर्मल को आसान बनाता है। इसका पर्पस है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, और इसका पर्पस है ज्यादा कोऑर्डिनेशन लाना और क्रेडिबिलिटी लाना। दूसरा, थर्ड नंबर है कि ये रूल्स और रेगुलेशंस पे बेस्ड है और इसीलिए इंफॉर्मेशन का ही एक्सचेंज यहाँ पर होता है, कोई फालतू बात नहीं, इंफॉर्मेशन खाली। और यहाँ पर पर्सनल और फ्रेंडली रिलेशन के कारण इंफॉर्मेशन पास ऑन होती है। यहाँ पर रीजन क्या था, रूल्स एंड रेगुलेशंस, यहाँ पर रीजन क्या है, पर्सनल और फ्रेंडली। इसमें कंट्रोल या सुपरविजन की जरूरत होती है, यहाँ पर दोनों की जरूरत नहीं होती। ये लेस फ्लेक्सिबल है तो ये मोर फ्लेक्सिबल है। ये जो है वर्क प्लेस पे ही होगा, वर्किंग आवर्स के बीच में हमारी कंपनी हमको फोन करेगी तो फोन खाली 9:30 से 6:30 के बीच में ही करेगी। ये कभी भी हो सकता है, वर्किंग आवर्स में भी हो सकता है, वर्किंग आवर्स के बाहर भी हो सकता है। और फाइनली उनको क्या इंफॉर्मेशन पास ऑन करनी है या क्या बताना है ये पहले से ही पता होता है, यहाँ पर वो इंफॉर्मेशन पहले से ही डिसाइडेड नहीं होती। ये जो है टाइम और सिचुएशन के हिसाब से अपना इफेक्ट देती है। अच्छा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या क्या बैरियर्स है या क्या क्या रुकावटें हैं। कई बार अफेक्शन, मिस्टेक्स, एस्टिमेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग या डिस्ट्रस्ट या फियर के कारण कुछ बैरियर्स आ जाते हैं। इसका मतलब क्या, हम लोग समझते हैं कि सामने वाला इंसान मस्ती कर रहा है, वो ऐसा करेगा थोड़ी हमारे साथ,
कई बार हम मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं, कई बार हमको उस पर भरोसा नहीं आता, कई बार डर लगता है। तो ऐसी सारे ये जो बैरियर्स है ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन में, मतलब आपकी कम्युनिके सॉरी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव नहीं बनने देते। सबसे पहला है लैक ऑफ प्लानिंग, यानी कि क्या हमको इन्फॉर्मेशन पास ऑन करनी है पहले से ही प्लान्ड नहीं है, तो हम लोग गलत या अनक्लियर या इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर देंगे। दूसरा है फॉल्टी ट्रांसलेशन, यानी कि मैंने तो कुछ बोला लेकिन सामने वाले ने उसको सही से समझा नहीं। हो सकता है कुछ मैसेजेस हमारी मदर टंग में ना हो, इनको समझने के लिए हमको ट्रांसलेट करना पड़े, और ट्रांसलेशन में कई बार मिस्टेक के चांसेस होते हैं। थर्ड नंबर आता है वो है आपके अनक्लियर मैसेजेस। कई बार हम लोग कम्युनिकेशन में अनक्लियर मैनर में मैटर्स को बता देते हैं, जो हमारे वर्ड्स और सेंटेंसेस हमने यूज किए वो सही नहीं होते हैं। तो इसीलिए जो मैसेजेस हैं वो सामने वाले को अंडरस्टैंडिंग नहीं दे पाते, यानी वो सामने वाला समझ ही नहीं पाता मैसेज बोलना क्या चाहता है। फिर आता है अनक्लियर अजम्पशंस, यानी कि आपके जो काम है या आपके काम के बेस पे जो मैसेजेस आए, तो हो सकता है आपने उसको गलत अज्यूम कर लिया, है ना। फिर आता है शॉर्टेज ऑफ टाइम, कई बार हमारे पास टाइम नहीं होता, तो इन्फॉर्मेशन को हासिल करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करना होता है, लेकिन इन्फॉर्मेशन आई नहीं होती तो हम लोग पहले कर देते हैं। अगर इन्फॉर्मेशन टाइम पे अवेलेबल नहीं है तो उसके बाद आने का उसका कोई मतलब नहीं है। मान लो मुझे अभी चाहिए कि मेरी कंपनी में लास्ट मंथ कितने सेल्स हुए, मेरे पास अभी वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं तो तुक्का भी लगा दूंगी कि 5 करोड़ का सेल हुआ, जबकि हो सकता है सेल कम हुआ हो या ज्यादा हुआ हो, तो बाद में इन्फॉर्मेशन के आने का कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आता है ओवरबर्डन इन कम्युनिकेशन। बिग बिग इंडस्ट्रीज में इंफॉर्मेशन जो है वो हो सकता है कि ओवरबर्डन हो, यानी कि बहुत सारे मेल्स आ जाते हैं, जो जरूरी है सिर्फ वो नहीं आता। ऐसी सिचुएशन में सही जगह पर उसका पहुंचना नहीं होता या वो सही टाइम पे नहीं पहुंचता, तो इसीलिए उसका पर्पस फेल हो जाता है। इग्नोरेंस टुवर्ड्स मैसेजेस, कई बार हायर मैनेजर्स या बॉटम लेवल लोग उस पर ध्यान नहीं देते, केयरलेस हो जाते हैं उसको देख करके, और इसीलिए उनको करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। ठीक है। एट्थ पॉइंट आती है इम्प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मीडिया, यानी कि सही मीडिया को चूज न करना। आपने मान लो किसी को व्हाट्सएप किया, सामने वाला व्हाट्सएप पे है ही नहीं, तो वो मीडियम उससे मतलब मैसेज पहुंचेगा कैसे। और फाइनली डिस्ट्रस्ट एंड फियर, यानी कई बार एटमॉस्फेयर ऐसा होता है कि हमको सामने वाले पर भरोसा नहीं होता है, हमको उससे डर लगता है। तो इन्फॉर्मेशन जो है वो हो सकता है कि उस इन्फॉर्मेशन से पनिशमेंट या फाइन हो, है ना। अगर मान लो कई बार ऐसे डर लगता है कि अगर मैंने करेक्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी या मुझ पे फाइन लगेगा। तो ऐसे कई बार पास्ट एक्सपीरियंस भी ऐसे होते हैं कि मैंने पहले ये बता दिया था तो मेरे साथ फाइन लग गया मेरे पे, तो इसीलिए करेक्ट इन्फॉर्मेशन कभी पहुंचती नहीं है ना। चलो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इन बैरियर्स को ओवरकम हम कैसे कर सकते हैं। देख लो, सबसे पहला कि आपको जो आप बोलना चाहते हो वो अरेंज होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के हिसाब से। दूसरा, इंफॉर्मेशन जो सेंडर दे रहा है वो प्रिसाइज होना चाहिए, यानी कोई इधर उधर की बात नहीं, जो बोलना चाहते डायरेक्टली वही बोली ताकि रिसीवर उसको समझ पाए। थर्ड पॉइंट आती है कि अलग अलग जो मीडियम्स हैं उनके अलग अलग इफेक्ट्स होते हैं, तो एक सही मीडियम अपने को चूज करना चाहिए। ठीक है। नॉर्मली जब कंपनीज में हम लोग बात करते हैं ना, तो मेल के थ्रू बात करते हैं, लेकिन यही मैसेज अगर इंस्टाग्राम पे भेजा जाएगा तो हो सकता है सामने वाला उसको गलत तरह से ले ले। कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस है, और इसीलिए इसको दोनों तरफ से फ्लो करना इसका बड़ा जरूरी है, यानी मैंने बोला लेकिन सामने वाले ने रिएक्ट नहीं किया तो कम्युनिकेशन पूरा नहीं होगा। म्यूचुअल ट्रस्ट और कोऑपरेशन होना बड़ा जरूरी है दोनों के बीच में, यानी कि एक दूसरे पे भरोसा करना जरूरी है। कम्युनिकेशन चैनल जो है बहुत छोटा होना चाहिए ताकि फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बड़े आसानी से हो सके, और कम्युनिकेशन पहुंचाने में यानी मैसेजेस पहुंचाने में देरी ना हो। कम्युनिकेशन सिस्टम फास्ट होना चाहिए, गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, यानी सिर्फ काम की बात करिए, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन उन तक पास मत करिए। सिर्फ और सिर्फ जो काम की बात है ब्रॉडकास्ट वही इंफॉर्मेशन करो जो सही है। बार बार आपको एक कम्युनिकेशन सिस्टम को एवेल्युएट करना है ताकि जब सिचुएशन चेंज हो जाती है चेंजेस कर सको। और पूरे प्रोसेस में सेंडर को कोई भी पर्सनल इंटरेस्ट उसमें नहीं होना चाहिए, यानी कई बार सेंडर्स जानबूझ करके कुछ मैसेजेस हाइड कर देता है या जानबूझ करके सॉरी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन देता है ताकि सामने वाला
फंस जाए। चैप्टर पूरा हो गया। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंट हियरिंग। अगेन अगर आपको इस चैनल से थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है, थैंक यू so much for patient hearing. Have a good day and please subscribe the channel. Thank you.